यस, गुड आफ्टरनून। कहाँ गए बाकी सब? ऑनलाइन कुछ तो हुआ है ज्वाइन। यस, आ गया क्या बेटी? So have you again gone through the first two lectures? Yes. So that was basic. In first lecture we discussed about introductory part. Okay, उसमें GST क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट हुआ, राइट, उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे, ये बातें हमने डिस्कस किया था। जनरल डिस्कशन वाज देयर इन आवर फर्स्ट लेक्चर, राइट। उसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ GST सिस्टम देखे थे। वो कौन कौन से है बता सकता है कोई? व्हाट वर द 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स? GST is what type of tax? It is a value added tax, right, that we discussed. What is value added tax? So in entire value chain every person pays GST only on that portion, okay, that is only on that portion which is value added by him, right. अगर मैं 100 रुपये का गुड्स परचेस करके 110 को सेल कर रहा हूँ तो जो 10 रुपीज़ का वैल्यू एडिशन होता है ओनली ऑन दैट पोर्शन वी विल पे द GST, ओके। दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। देन देयर वाज सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ GST, दैट वाज कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट्स, राइट। सो हमने देखा था होलसेलर है, रिटेलर है, ओके, मैन्युफैक्चरर है, और मैन्युफैक्चरर जब रिटेलर को सेल करता है, सॉरी होलसेलर को सेल करता है, तब क्या होता है, जो मैं परचेज पे GST पे करता हूँ मेरा, राइट, उस परचेज पे किए हुए GST का मुझे क्या मिलता है? क्रेडिट मिलता है अगेंस्ट माय लायबिलिटी ऑन सेल्स, राइट। वो हमने एक टेबल देखा था, याद है सबको, ओके। सो दैट इज अ कंटिन्यूस चेन ऑफ क्रेडिट्स. So whatever goods or services you purchase for the purpose of your business and whatever GST you pay on that purchases, you are allowed as credit under GST. Okay, that was the second. And third important, there is no cascading of taxes. Okay, that was the third feature, right? What is cascading? Cascading means tax is charged on tax. जैसे प्री GST रिजिम में हमने देखा था कि एक्साइज ड्यूटी पे अगेन वैट चार्ज हो रहा था, तो देयर वाज अ टैक्सेशन ऑन टैक्सेशन, सो दैट पार्ट इज टोटली अवॉइडेड अंडर GST सिस्टम. सो दीज वेर द features of GST, main 3 features of GST system. Then we discussed in our first lecture what were the ill effects of old indirect tax regime, right? उसमें क्या था? मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस था, राइट, उसकी वजह से प्रॉब्लम होते थे. देयर वाज अ कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, देयर वाज नो फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट, राइट, देयर वाज डबल टैक्सेशन ऑफ सेम ट्रांजैक्शन. एक बार वो गुड्स करके टैक्स हो रहा था, एक बार वो सर्विस करके टैक्स हो रहा था, वो सब हमने देखा, राइट. एंड इसकी वजह से द नेशन वॉज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मार्केट्स, क्योंकि हर स्टेट के अलग अलग लॉज थे. सो वो सब इल इफेक्ट्स अवॉइड करने के लिए या ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, वो जो 70 साल पुराना सिस्टम विच वॉज इन यूज, okay, that we threw away and we introduced a totally new system of indirect taxation, that is GST, right. That was the entire thing which we discussed in first lecture. Then there were 2 important aspects, ki the different taxes were subsumed under GST, right. You remember there is a central GST, there is a integrated GST and there is a state GST, right. So जो पुराने ज़माने में या प्री GST regime में सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस होते थे, that were subsumed as सेंट्रल GST और CGST, राइट. सो एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, उसके बाद काउंटर वेलिंग ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेस, ओके, ऑल दोज वेर सबस्यूम्ड एज सेंट्रल GST, राइट. एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो टैक्सेस थे, कौन से थे? वैट था, एंटरटेनमेंट टैक्स था, एंट्री टैक्स था, वो सब सबस्यूम हुए स्टेट GST में. और प्री GST रिजिम में इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स पे जो टैक्स लगता था उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल्स टैक्स, ओके, दैट वाज रिप्लेस्ड एज इंटीग्रेटेड GST, ओके. सो ये सब जो पॉइंट्स है वो हमने हमारे वेरी फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू GST में देखे थे, राइट. देन इन आवर सेकंड लेक्चर वी स्टार्टेड डिस्कशन ऑन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर GST, ओके. व्हाट वी डिस्कस कि सप्लाई मीन्स व्हाट? सप्लाई इज अ टैक्सेबल इवेंट अंडर GST. व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट? कौन बताएगा मुझे? टैक्सेबल इवेंट किसको बोलना है? राइट. सो बेसिकली टैक्सेबल इवेंट इज अ इवेंट, जब वो इवेंट अकर होता है देन ओनली द लायबिलिटी ऑफ दैट टैक्स और लेवी ऑफ दैट टैक्स अराइजेस, राइट. जब तक वो इवेंट अकर नहीं होता उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी. तो GST में टैक्सेबल इवेंट कौन सा है? सप्लाई, जिसको हम बोलते हैं. द ट्रांजैक्शन मस्ट बी द ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई फॉर लेवी ऑफ GST. अगर वो ट्रांजैक्शन सप्लाई का ट्रांजैक्शन होता है तो ही उसके ऊपर GST एप्लीकेबल हो जाएगा.
अगर वो सप्लाई का ट्रांजैक्शन नहीं होता तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट। सो व्हाट इज सप्लाई, दैट इज डिफाइंड इन सेक्शन सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। सो हमने सप्लाई का डेफिनेशन क्या देखा था, सप्लाई इंक्लूड्स, राइट, ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और agreed to be made for consideration by a person in the course or furtherance of business. That is a basic scope of supply. Okay, so basically क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखी थी पहले सप्लाई के लेक्चर में कि ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सो बेसिकली द ट्रांजैक्शन मस्ट बी ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स और ट्रांजैक्शन ऑफ सर्विसेज। तो हमने गुड्स का डेफिनेशन देखा था, राइट। देन भी हमने सर्विस का भी डेफिनेशन देखा था। गुड्स का डेफिनेशन क्या है, कौन बता सकता है? What was the definition of goods? Goods means every kind of movable property, right? Goods means every kind of movable property other than money and securities, but includes some XYZ things. That was the definition of goods basically. So basically goods क्या है? It is a movable property. तो उसमें हमने क्या देखा था, अगर immovable property का कोई transaction होता है, sale of immovable property, like sale of land या फिर sale of building, तो वो गुड्स नहीं है, इसके लिए वो सप्लाई के डेफिनेशन में कवर नहीं होगा, दैट वी डिस्कस्ड। ओके, देन सर्विस का डेफिनेशन हमने देखा था। सर्विस क्या है? एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विसेज। ओके, सो गुड्स का और सर्विस का ट्रांजैक्शन होना चाहिए, उस ट्रांजैक्शन को सप्लाई का ट्रांजैक्शन बोलने के लिए। देन कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ सप्लाई कवर किए हैं डेफिनेशन में? सेल कवर किया है। ओके, ये हर एक चीज़ हमने डिस्कस किया है डिटेल में, सेल किसको बोलना है, ट्रांसफर किसको बोलना है, राइट। बार्टर क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, ये हर एक जो ट्रांजैक्शन है उसका मीनिंग क्या है हमने हमारे फर्स्ट सप्लाई के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया है, राइट। सो दैट इज कवर्ड। सो व्हाट वी द पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट विच कम्स आउट फ्रॉम दिस स्कोप इज कि जीएसटी का जो लेवी है वो सिर्फ सेल के ट्रांजैक्शन तक लिमिटेड नहीं है। ओके, सेल इज वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, बट अदर देन सेल बाकी के जो ट्रांजैक्शंस है वो ट्रांजैक्शंस भी हमारे सप्लाई के स्कोप में कवर हो रहे हैं, राइट। और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि दैट ट्रांजैक्शन मस्ट बी फॉर कंसिडरेशन। ओके, सो कंसिडरेशन इज नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन एज ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई, राइट। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो नॉर्मल सिनारियो में वो ट्रांजैक्शन सप्लाई का ट्रांजैक्शन ट्रीट नहीं होगा, राइट। Okay, if there is no consideration then there is a no supply, that is a general rule. और उसके बाद that transaction must be in the course or furtherance of business. So that transaction must be undertaken as a business activity, okay, or as an activity which is ancillary to your main business activity, right. So जो मेरा वो core business activity होना चाहिए, that is important, right. So these were the important points from the definition of supply. उसके बाद हमने एक देखा था कि क्लब और मेंबर्स में आपस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो हमने कलकत्ता क्लब का केस लॉ डिस्कस किया था। ओके, रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर फर्स्ट इसमें उसमें क्या बोला था कि क्लब एंड मेंबर आर द सेम पर्सन, सो उनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके ऊपर जीएसटी या सर्विस टैक्स नहीं लेवी होगा, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सो वो डिसीजन ओवरराइड करने के लिए गवर्नमेंट केम आउट विद दिस अमेंडमेंट इन जीएसटी लॉ। ओके, द अमेंडेड डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, और उसमें उन्होंने क्या बोला कि मेंबर और क्लब या फिर एनी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और उसके मेंबर्स, उन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो ट्रांजैक्शन आपको सप्लाई करके ट्रीट करने हैं। देन थर्ड थिंग विच वी डिस्कस्ड इन सप्लाई वाज इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। ओके, ये पेक्युलर ट्रांजैक्शन है क्योंकि इंपोर्टेशन मेरा परचेज का ट्रांजैक्शन है। बाकी जो पहले क्लॉज ए में हमने डिस्कस किया वो सब मेरे पेंडल क्रेडिट साइड के ट्रांजैक्शन है, या फिर सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, इसमें से मुझे इनकम जनरेट होता है। बट importation of services में purchase side item which is very well covered under definition of supply. So उसमें क्या बोला है कि importation of service for consideration, और वो business के लिए हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, whether or not in the course or furtherance of business, right. ये डिस्कस करने के बाद we had discussed about schedule 1. schedule 1 क्या है, कौन बता सकता है मुझे? what is schedule 1? सी देर इज जनरल रूल कि सप्लाई होने के लिए कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। अगर कोई ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन नहीं है तो उस ट्रांजैक्शन को आप सप्लाई नहीं बोल सकते, राइट। दैट इज अ जनरल रूल। ओके, बट शेड्यूल 1 ट्रांजैक्शंस आर एक्सेप्शन टू द जनरल रूल।
कि शेड्यूल 1 में जो 4 टाइप के ट्रांजैक्शंस मेंशन किए हुए हैं, वो 4 टाइप के ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन एब्सेंट भी हो तो भी उस ट्रांजैक्शन को हमको सप्लाई बोलना है. So basically schedule 1 transactions are those transactions which are to be treated as supply even if consideration is not present. मतलब ये जो एक्टिविटीज़ है ये अगर फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं या विदाउट एनी कंसिडरेशन भी होते हैं, फिर भी उसको हमें सप्लाई ट्रीट करना है. राइट, शेड्यूल में 4 ट्रांजैक्शन कौन कौन से थे वो? फर्स्ट ट्रांजैक्शन वॉज परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, राइट, वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज़ बीन अवेल्ड. सो हमने देखा था, मैंने अगर कोई कार परचेज किया है उसके ऊपर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट बोले तो क्या, व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? राइट, इसका मतलब जो भी हमने परचेज किया है, परचेज करते टाइम जो टैक्स हमने पे किया है, जीएसटी पे किया है, उसका मुझे क्रेडिट मिलता है अगेंस्ट माय सेल्स लायबिलिटी. राइट, सो उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट. परचेज पर जो टैक्स पे किया है उसका जो क्रेडिट मिलता है उसको आईटीसी या इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं. तो अगर आप कोई बिजनेस एसेट परचेज करते हो और उसके ऊपर का आईटीसी का बेनिफिट आप अवेल करते हो और बाद में वो एसेट अगर आप परमानेंटली डिस्पोज ऑफ करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, सो इन दैट केस इवन इफ इट इज डिस्पोज फ्री ऑफ कॉस्ट, you are to treat that transaction as transaction of supply. That was the first transaction from schedule 1. ओके, आप रिकॉर्डेड लेक्चर फिर एक बार देख लो, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है ये सब. आई एम जस्ट टचिंग अपॉन और बाकी का पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे. दूसरा पार्ट क्या था कि रिलेटेड पार्टीज के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ओके, 2 पार्टीज आर रिलेटेड पार्टीज और उनके बीच गुड्स और सप्लाई के गुड्स और सर्विस के सप्लाई के कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं. अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट है फिर भी आपको क्या करना है, उसको सप्लाई का ट्रांजैक्शन ट्रीट करना है. राइट, रिलेटेड पार्टी किसको बोलना है, डेफिनेशन देखा था, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी या फिर एसोसिएट कंपनीज है, और अगर वो लोग एक ही फैमिली के मेंबर्स है, वो सब एक लिस्ट देखी थी 10-12 आइटम्स की, उन सबको रिलेटेड पर्सन्स हमको बोलना है. और उनके बीच में अगर कुछ ट्रांजैक्शंस हो जाते हैं तो फिर वो विदाउट कंसिडरेशन भी हो फिर भी हम उसको सप्लाई बोलने वाले हैं. या फिर we have discussed a concept distinct persons as specified in section 25. Does anyone remember क्या है वो? बताओ, what is that distinct persons as specified in section 25? Yes, anyone? See, हमने एक बात ऐसी देखी थी कि जीएसटी में देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन. राइट, याद है ये डिस्कस किया था, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन. सो अगर मेरे 4 स्टेट में अलग अलग से बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रहे हैं तो हर एक स्टेट में मुझे सेपरेट रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना पड़ता है. हमने देखा था ना, मेरा महाराष्ट्र में एक यूनिट है, गुजरात में है, एमपी में है और कर्नाटका में है, तो मुझे क्या करना है, हर एक स्टेट में मेरा अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा. द एंटिटी विल बी सेम, ओके, लीगल एंटिटी एक ही है मेरी कंपनी जो है वो, राइट, उसका पैन एक ही है, पर एक ही पैन पे मोर देन 1 जीएसटी रजिस्ट्रेशन हैव बीन ऑब्टेन फॉर ईच डिफरेंट स्टेट. राइट, और उसमें हर एक स्टेट का कोड होता है, जीएसटी नंबर जो हमारा होता है ना. सो महाराष्ट्र का कोड है 27. सो महाराष्ट्र स्टेट में रजिस्टर्ड जो भी जीएसटी नंबर आप देखोगे उसका स्टार्टिंग 27 से हो जाएगा. सो 27 एंड अदर कैरेक्टर्स. राइट, अगर आप गुजरात में जाओगे तो उसका कोड है 24. सो गुजरात का कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन 24 से चालू होता है. कर्नाटका का कोई भी रजिस्ट्रेशन 29 से शुरू होता है. तो ऐसा होगा कि 27 और मेरा पैन नंबर, गुजरात का रजिस्ट्रेशन 24 एंड मेरा पैन नंबर, कर्नाटका में 29 एंड मेरा पैन नंबर. ओके, सो मतलब एक ही पैन पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस मैं ऑब्टेन करता हूँ. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के पर्पज़ के लिए या फिर लीगल एंटिटी लेवल पे एक ही एंटरप्राइज होता है, फिर भी जीएसटी में ऐसा बोलता है कि इफ़ यू हैव मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशंस देन वी विल ट्रीट ऑल दीज पर्सन्स एज डिस्टिंक्ट पर्सन्स. ये सेक्शन 25 में बोला हुआ है. सो मेरा जीएसटी के नज़रिए से अगर आप देखोगे तो मेरा महाराष्ट्र का यूनिट और मेरा गुजरात का यूनिट अलग अलग पर्सन्स है. राइट, या फिर मेरा महाराष्ट्र का यूनिट और मेरा कर्नाटका का यूनिट अलग अलग पर्सन्स है. और इन दोनों के बीच में अगर कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं वी इट दोज आर विदाउट कंसिडरेशन. सो मैंने सपोज मेरे महाराष्ट्र के हेड ऑफिस से कर्नाटका के ब्रांच को कुछ गुड्स ट्रांसफ़र किए, ब्रांच ट्रांसफ़र. सो ब्रांच ट्रांसफ़र नॉर्मली इसमें तो मैं कोई थर्ड पार्टी को गुड्स दे रहा हूँ क्या नहीं दे रहा हूँ, मेरे ही ब्रांच को भेज रहा हूँ. और ऐसा है, अगर मैं कुछ गुड्स ब्रांच को भेजता हूँ तो ब्रांच हेड ऑफिस को पैसे देने वाली है क्या, उसका नहीं देने वाली है.
फिर भी ये जो ट्रांजैक्शंस है ये विदाउट कंसिडरेशन होने के बावजूद हमको उसको सप्लाई ट्रीट करना है. सो दैट इज ट्रांजैक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25. ठीक है, याद आया, ये डिस्कस किया था हमने, राइट. सो दैट इज सेकंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम शेड्यूल 1. उसमें एक हमने एक्सेप्शन देखा था कि देखो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आर ट्रीटेड एज रिलेटेड पर्सन्स, राइट. सो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को साल भर में अप टू 50,000 वैल्यू के कुछ गुड्स गिफ्ट देता है तो दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस क्लॉज. ओके, सो मेरे अगर मान लो 1000 एम्प्लॉयज है मेरे कंपनी में और मैंने दिवाली के टाइम पे कुछ गिफ्ट देना है मेरे एम्प्लॉयज को, सो अप टू 50,000 पर एम्प्लॉय आई कैन गिव द गिफ्ट्स एंड दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस क्लॉज नंबर 2, राइट. सो ये हमने देखा था. थर्ड ट्रांजैक्शन कौन सा था शेड्यूल 1 में? एजेंट टू प्रिंसिपल और प्रिंसिपल टू एजेंट, जो गुड्स की मूवमेंट होती है, राइट, दैट विल बी ट्रीटेड एज ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई. सो नॉर्मल केस में हमने देखा था अगर मैं कंसाइनमेंट पे कोई गुड्स बेचता हूँ किसी को, सो मैं उसका एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करता हूँ, राइट, फाउंडेशन में वो रहेगा आपका. आई डू नॉट रिकॉग्नाइज दैट एज माई ट्रांजैक्शन ऑफ सेल जब मैं एजेंट्स को गुड बेचता हूँ तब. लेकिन जीएसटी में ट्रीटमेंट ऐसा है कि अगर प्रिंसिपल एजेंट को कोई गुड्स बेचता है तो आपको उसे सप्लाई ट्रीट करना है और उसके ऊपर आपको जीएसटी पे भी करना है. वाइस वर्सा अगर एजेंट प्रिंसिपल को कुछ गुड्स बेचता है तो उस टाइम पे भी वो ट्रांजैक्शन आपको सप्लाई ट्रीट करना है और उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा. और चौथा इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन था फ्रॉम शेड्यूल 1 कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, राइट. अगर मैं कोई रिलेटेड पर्सन से कुछ सर्विसेज इंपोर्ट करता हूँ इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, देन दैट फ्री ऑफ कॉस्ट इंपोर्ट विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई अंडर शेड्यूल 1. ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 की थी जो हमने डिस्कस किए थे, राइट. उसके बाद हमने एक शेड्यूल 2 करके एक शेड्यूल देखा था. ओके, शेड्यूल 2 का रोल क्या है? इस शेड्यूल 2 का रोल है कि जो ट्रांजैक्शंस है उस ट्रांजैक्शंस को गुड्स के ट्रांजैक्शन और सर्विस के ट्रांजैक्शन में क्लासिफाई करना. ठीक है, सो हमने एक बात देखा था कि शेड्यूल 2 ऑन इट्स ओन डज नॉट डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई और नॉट, right. It what it does is only classifies the transaction into supply of goods or supply of services. तो हमने शेड्यूल 2 का लिस्ट देखा था कौन कौन से ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ गुड्स बोलना है और कौन कौन से ट्रांजैक्शन को सप्लाई ऑफ सर्विस बोलना है, राइट. सो बहुत बड़ा लिस्ट था, वो हमने 1 by 1 लास्ट लेक्चर में गो थ्रू किया था और यहाँ तक हमारा डिस्कशन जो था वो हो गया था. ओके, बाकी का जो पार्ट है अब हम इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं. एक बात आपको याद रखना है कि शेड्यूल 2 में ऐसा किसी को लग सकता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो एक ही है. सो व्हाट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, राइट. सप्लाई तो सप्लाई ही है ना, उसके ऊपर तो टैक्स लगने वाला है, तो गुड्स का सप्लाई कौन सा है और सर्विस का सप्लाई कौन सा है, ये क्लासिफिकेशन करने की जरूरत है क्या और क्यों है? तो इसका रीज़न ऐसा है कि जब हम बाकी का जीएसटी लॉ का प्रोविजन जब डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको एक बात ध्यान में ऐसी आ जाएगी कि कुछ जगह पे गुड्स के लिए अलग से प्रोविजंस है, ओके, और सर्विसेज के लिए अलग से प्रोविजंस है. सो उस ट्रांजैक्शन को गुड्स के प्रोविजंस अप्लाई करने हैं कि सर्विस के अप्लाई करने हैं, ऐसा जब क्वेश्चन आता है तो यू मस्ट हैव क्लैरिटी कि इसमें से गुड्स किसको बोलना है और सर्विस किसको बोलना है. इसके लिए ये शेड्यूल 2 हमारे एक्ट में दिया हुआ है कि जिसमें ट्रांजैक्शन को गुड्स और सर्विस के ट्रांजैक्शन में क्लासीफाई किया हुआ है. ठीक है, दैट इज द रूल ऑफ शेड्यूल 2. कि कैसा है कि अगर टैक्स भले भी गुड्स का नेचर अलग है, गुड्स आर टेंजिबल इन नेचर, गुड्स आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, सर्विसेज टेंजिबल है क्या नहीं है, या फिर सर्विसेज आप ऐसे फिजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, इसके लिए वो रूल्स अलग अलग है सर्विस के लिए और गुड्स के लिए. सो उसके लिए वो क्लासिफिकेशन जरूरी है. दैट्स व्हाई शेड्यूल 2 इज देयर इन अवर दिस वन जीएसटी एक्ट. ओके, सो नाउ वी विल गो फर्दर एंड सबसेक्शन 2 जो है सेक्शन 7 का उसको हमको डिस्कस करना है. सो व्हाट इट सेज कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, activities or transactions specified in schedule 3 or such activities or transactions undertaken by the central government, a state government or a local authority in which they are engaged as public authorities as may be notified by the government on the recommendations of the council shall be treated neither as supply of goods nor as supply of services. अब मतलब सबसेक्शन 2 में जो ट्रांजैक्शंस हमको देखने हैं वो ऐसे ट्रांजैक्शंस है कि उन ट्रांजैक्शंस को हमें ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई नहीं ट्रीट करना है. ओके,
व्हाट वी हैव टू डू, उन ट्रांजैक्शंस को हमें ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई ऐसा ट्रीट नहीं करना है। उसके लिए एक अलग सा शेड्यूल जीएसटी लॉ में है, उसको क्या बोलते हैं, शेड्यूल 3। ओके, नाउ अब ये सेक्शन अंडरस्टैंड करो, व्हाट वर्डिंग दे आर यूजिंग कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1। ओके, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिट नॉट विथस्टैंडिंग? ऐसा अगर कोई सेक्शन में आता है तो इसका मतलब क्या होता है पता है आपको? यस, इरिस्पेक्टिव ऑफ, और इसका मतलब यह है कि ये जो सबसेक्शन है दैट इज ओवरराइडिंग, मतलब ये सेक्शन और कोई सेक्शन सामने सामने आते हैं और उनके प्रोविजंस अगर कॉन्ट्राडिक्टरी है तो नॉट विथस्टैंडिंग वाला सेक्शन विल प्रिवेल ओवर दैट अदर सेक्शन। ओके, तो इसमें क्या बोला है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। सो बेसिकली दिस सबसेक्शन 2 जो है दैट ओवरराइड्स सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 मतलब क्या, ये जो सप्लाई का डेफिनेशन है हमारा, उसमें कौन कौन से ट्रांजैक्शन को सप्लाई बोलना है, ये जो दिया हुआ है, इस ट्रांजैक्शन को और इस सेक्शन को ये ओवरराइड करता है। इसका मतलब ऐसा है कि जो ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 में मेंशन किए हुए हैं, भले उस ट्रांजैक्शंस में सप्लाई के सारे कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हो भी तो भी उसको सप्लाई नहीं बोलना है। ठीक है, वो कौन कौन से ट्रांजैक्शन हम देखेंगे वन बाय वन। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि ये जो है इसका ओवरराइडिंग इंपैक्ट होने का मतलब ऐसा है कि ये शेड्यूल 3 में मेंशन किए हुए जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो ट्रांजैक्शन में सबसेक्शन 1 में जो सप्लाई किसको बोलना है, वो जो कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट भी हो फिर भी उसको सप्लाई हमको नहीं बोलना है। तो शेड्यूल 3 आर द एक्सक्लूजन्स फ्रॉम स्कोप ऑफ सप्लाई, इन सब ट्रांजैक्शन को हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो क्या है, नॉर्मली अगर आप देखोगे ना तो इन द पब्लिक इंटरेस्ट ये गवर्नमेंट ने उसको सप्लाई ना बोलो ऐसा किया है। ओके, अदरवाइज इन ट्रांजैक्शन पे अननेसेसरीली जीएसटी की लायबिलिटी बन जाती तो फिर वो थोड़ा हार्डशिप हो सकता था, इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आप उसको सप्लाई मत बोलो। ठीक है, सो लेट्स सी कि ये शेड्यूल 3 में कौन कौन से ट्रांजैक्शन है। ओके, सो शेड्यूल 3 इज बेसिकली यस, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन शैल बी ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सो इन ट्रांजैक्शन को हमको सप्लाई बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करना है, भले वो सप्लाई ट्रांजैक्शन हो भी, मतलब सप्लाई के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक नेसेसरी है, भले वो सब कैरेक्टरिस्टिक इस ट्रांजैक्शन में प्रेजेंट हो फिर भी उसको हम सप्लाई नहीं बोलेंगे। राइट, दैट इज शेड्यूल 3। कौन कौन से ट्रांजैक्शन है? फर्स्ट वन, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब कोई भी एम्प्लॉय अगर एम्प्लॉयर को इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई सर्विसेज देता है तो वो ट्रांजैक्शन सप्लाई के ट्रांजैक्शन नहीं ट्रीट होंगे। ओके, अगर ये यहाँ पे नहीं होता ऐसा तो क्या होता, हर एक को सैलरी पे भी जीएसटी पे करना पड़ता ना, क्योंकि वो भी ही इज डूइंग समथिंग फॉर हिज एम्प्लॉयर, सो ही इज प्रोवाइडिंग सम सर्विसेज टू एम्प्लॉयर। ओके, सो इसके लिए जो हार्डशिप बहुत सारे लोगों को होगा वो रिमूव करने के लिए क्या बोला है इसमें कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो कुछ सर्विसेज देता है वो सर्विसेज को आप सप्लाई ट्रीट नहीं करेंगे। ओके, सो इंपॉर्टेंट क्या है, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स और इन रिलेशन टू द एम्प्लॉयमेंट। सो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कौन कौन से एक्टिविटीज है? ओके, ओनली दोज एक्टिविटीज विल बी एग्जाम्ड, और सॉरी नॉट एग्जाम्ड, ओनली दोज एक्टिविटीज विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। इसका मतलब मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर होता है, ओके, या फिर जो कुछ कंपनी डॉक्यूमेंट इशू करती है कोई भी एम्प्लॉय है, सो उसमें उसके ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स किए हुए होते हैं। ओके, सो वो जो फिक्स किए हुए ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन्हीं को आप बोलोगे कि ये इन द कोर्स और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है। ओके, सो ओनली दोज एक्टिविटीज विल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ओके, सो लेट्स टेक ए एग्जांपल, अगर कोई एम्प्लॉय है वो एक कंपनी में काम कर रहा है, उसको 10 लाख का सैलरी मिल रहा है। ओके, सो कंपनी से वो 10 लाख का सैलरी जो कुछ लेता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा, और फिर वो ट्रांजैक्शन सप्लाई का ट्रांजैक्शन नहीं होगा क्योंकि वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है। सपोज ऐसा है कि वो जो एम्प्लॉय है, लेट्स से कि वो एम्प्लॉय ना कंपनी में काम भी करता है और घर में मान लो ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स बना के वो बेचता भी है, और उसमें वो घर में बनाया हुआ जो प्रोडक्ट है वो अगर वो उसने एम्प्लॉयर को सेल कर दिया तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सॉरी वो इन द कोर्स ऑफ रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट है क्या? नहीं है। ठीक है, एज अ एम्प्लॉय मेरी जो ड्यूटीज है
वो जो ड्यूटीज़ में करता हूँ वही सिर्फ इसमें कवर हो जाती है, राइट. सो पोस्ट ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 में इस सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉयर टू बाय एन एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर in the course or in relation to the employment is not treated as supply, right. First transaction समझ में आ गया सबको. Now second transaction, services by any court or tribunal established under any law for timing in force. ओके, सो जो कुछ कोर्ट्स है हमारे कंट्री में, कोर्ट्स मतलब क्या होता है, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है. ओके, तो ये जो सब कोर्ट्स हैं या फिर कुछ ट्रिब्यूनल्स होते हैं, सॉरी ट्रिब्यूनल्स क्या पता है किसको? यस, ट्रिब्यूनल्स इज जस्ट लाइक कोर्ट्स ओनली. ओके, बट ट्रिब्यूनल के पावर्स लिमिटेड होते हैं. कोर्ट को जितने पावर्स हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को होते हैं उतने ट्रिब्यूनल को नहीं होते, लिमिटेड पावर, लेकिन वो कोर्ट ही है. सो नॉर्मली ऐसे होता है कि अगर आपको कुछ अपील फाइल करना है तो अपील पहले आपको ट्रिब्यूनल के सामने फाइल करना पड़ता है. अगर उसमें भी आपके अगेंस्ट डिसीजन आता है तो यू कैन गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. ओके, सो ट्रिब्यूनल इज जस्ट लाइक कोर्ट्स ओनली. सो कोर्ट और ट्रिब्यूनल जो भी कुछ सर्विसेज आपको देते हैं, ओके, सो वो सर्विसेज कहीं पे भी सप्लाई करके ट्रीट नहीं होंगी. ठीक है, तो उसको सप्लाई नहीं बोलना है, क्योंकि बेसिकली जस्टिस देने का काम ये लोग कर रहे हैं. मतलब कोर्ट और ट्रिब्यूनल का काम क्या है कि जस्टिस देना. सो ऐसे ट्रांजेक्शन पे जीएसटी नहीं आना चाहिए. दैट इज अ थॉट प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट. देयरफॉर दे हैव व्हाट दे हैव डन कि ये जो सब कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल के सर्विसेज है वो उन्हें सप्लाई के स्कोप के बाहर रख दिए हैं. ठीक है, अंडरस्टूड. थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी विच इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई, फंक्शंस परफॉर्म बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, members of state legislature, members of panchayats, members of municipalities and members of other local authorities. So ये नेता लोग जो है हमारे सब, राइट, एमपी, एमएलएज, नगर सेवक, ग्राम पंचायत सदस्य, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, वो जो कुछ काम लोगों को लिए करते हैं उसको सप्लाई नहीं ट्रीट करना है. ठीक है, सो ऑल दीज मतलब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव करके जो काम कर रहे हैं ये जो, सो उनके जो कुछ एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज सप्लाई ट्रीट नहीं होती. सो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा. Next, duties performed by any person who holds post in pursuance of provisions of the constitution in that capacity. So Indian constitution ने क्रिएट किया हुआ कोई पोस्ट है और वो पोस्ट अगर कोई पर्सन हेल्ड करता है और उस कैपेसिटी में जो कुछ वो काम करता है वो एक्टिविटी सप्लाई की एक्टिविटी ट्रीट नहीं होती है. सो फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ पोस्ट क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और प्राइम मिनिस्टर इज अ पोस्ट क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. सिमिलरली गवर्नर जो हर स्टेट का होता है दैट इज अ पोस्ट क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, राइट. कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज और ये जो सब लोग होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया हुआ पोस्ट है. सो उस पोस्ट होल्ड करने वाले जो लोग हैं, सो उस पोस्ट पे रह के हुए वो जो काम करते हैं दैट एक्टिविटीज आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई. सो प्रेसिडेंट जो भी सर मतलब फॉर कंट्री वॉट एवर ड्यूटीज इज परफॉर्मिंग, और प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर और योर चीफ मिनिस्टर, ऑल दीज थिंग्स ये जो है उनके जो एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज सप्लाई ट्रीट नहीं होते हैं. ठीक है, बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशन का काम कर रहे हैं, इसके लिए दैट इज एक्सक्लूडेड. नेक्स्ट इज ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और अ मेंबर और अ डायरेक्टर इन अ बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एंड हु इज नॉट डीम्ड एज एन एम्प्लॉय बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लॉज. इसका मतलब क्या है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी कोई बॉडी क्रिएट करता है, ओके, और उस बॉडी का चेयरपर्सन और मेंबर और डायरेक्टर करके जो अगर कोई कुछ काम कर रहा है तो दैट इज अगेन नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ, सॉरी, दैट इज अगेन नॉट ट्रीटेड एट ऑल एज अ सप्लाई ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो अगेन वो गवर्नमेंट के लिए कुछ काम कर रहा है, दैट्स व्हाई ही इज एक्सक्लूडेड. सो अगर लेट्स से देयर इज अ कॉम्पिटिशन कमीशन, यू नो, सो कॉम्पिटिशन कमीशन का चेयरपर्सन अगर कोई रहेगा और वो कोई काम करेगा, सो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा. या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी बॉडी हो, उसका चेयरपर्सन डायरेक्टर हो या फिर ऐसा कुछ करके जो कुछ लोग काम कर रहे हैं उनके जो एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ कहीं पे भी सर्विस सप्लाई ट्रीट नहीं होंगी. ठीक है, अंडरस्टूड यहाँ तक. नाउ सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम, मॉर्ट्यूरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड. ओके, सो लास्ट रिचुअल्स के जो कुछ पार्ट्स है, ठीक है, सो उसके लिए रिलेटेड जो कुछ सर्विस है तो मतलब उसके वो जो एक्टिविटीज़ है वो कहीं पे भी सप्लाई ट्रीट नहीं होते हैं.
या फिर डेड बॉडी का ट्रांसपोर्टेशन करने वाले जो व्हीकल्स होते हैं हमारे कॉरपोरेशन के या फिर ऐसे, सो उनका जो सर्विस है वो भी सप्लाई के ट्रांजैक्शन में ट्रीट नहीं होता है। ओके, सो ऑल दिस ट्रांजैक्शन, सो फ्यूनरल मतलब कोई भी रिलीजियस सिस्टम के अंडर का लास्ट रिचुअल्स हो, सो उसके रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ इस ट्रांजैक्शन में मतलब इसको सप्लाई हमको नहीं बोलना है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेल ऑफ लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल टू सेल ऑफ बिल्डिंग। सो सेल ऑफ लैंड को कहीं पे भी सप्लाई ट्रीट नहीं करना है, और सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल टू सेल ऑफ बिल्डिंग को भी सप्लाई नहीं ट्रीट करना है। सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल टू क्या है, एक बार डिस्कस किया था शेड्यूल 2 डिस्कस करते टाइम, याद है कि जब भी कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद। सॉरी, तो अगर वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने से पहले आप अगर कोई कंसिडरेशन रिसीव करते हो अगेंस्ट सेल ऑफ दैट बिल्डिंग, सो दैट इज सब्जेक्टेड टू जीएसटी, राइट। उसको हम सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस बोलते हैं और उसके ऊपर जीएसटी लेवी होता है, राइट। ये शेड्यूल 2 में हमने डिस्कस किया था। तो वो क्या बोल रहे हैं कि 5B ऑफ शेड्यूल 2 में जो ट्रांजैक्शंस कवर हो रहे हैं वो एक्सक्लूड नहीं हुए हैं, वो छोड़ के बाकी जो सेल ऑफ बिल्डिंग है उस पे दैट ट्रांजैक्शन विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई, राइट, अंडरस्टूड। एंड लास्ट वन, एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग। सो आपको याद है एक्शनेबल क्लेम्स आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स। सो गुड्स includes all goods means all kind of movable properties other than money and securities but includes actionable claim and फलाना फलाना, राइट। इसका मतलब क्या है कि एक्शनेबल क्लेम्स जो है वो एक्शनेबल क्लेम्स गुड्स के डेफिनेशन में कवर होते हैं, सो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, और एक यहाँ पे एडिशन हुआ है, अभी अमेंडमेंट हाल ही में हुआ है कि लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग। ओके, सो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग, ये जो एक्शनेबल क्लेम्स है ये छोड़ के बाकी सब जो एक्शनेबल क्लेम्स है वो आपको सप्लाई ट्रीट नहीं करने हैं। मतलब ये सिर्फ 4 ही टाइप के एक्शनेबल क्लेम पे आपका क्या आएगा, जीएसटी लेवी हो जाएगा। क्या, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग। ठीक है, सो ऑनलाइन गेमिंग इज वेरी हॉट टॉपिक नाउ इट इज अंडर जीएसटी। अगर आपने देखा है तो ये ड्रीम 11 और ये जो सब ऑनलाइन गेमिंग्स है उनको 10,000 15,000 करोड़ के डिमांड्स रेज किए हैं जीएसटी ने, नोटिस भेजे। ओके, क्योंकि पहले जब जीएसटी आया था ना तो ये ऑनलाइन गेमिंग वगैरह इतना ऐसा लार्ज स्केल पे नहीं चलता था, तो वो सब कहीं पे इंक्लूड नहीं किया था जीएसटी के इसमें। तो इससे गवर्नमेंट को पता चल कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी तो इस पे काम कर रहा है तो उससे हमको बहुत जीएसटी मिल सकता है। सो गवर्नमेंट ने लॉ अमेंड किया और ऑनलाइन गेमिंग को भी जीएसटी के परव्यू में इंक्लूड कर दिया। ओके, सो लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग ऑनलाइन गेमिंग ये 4 टाइप के एक्शनेबल क्लेम्स छोड़ के बाकी कोई भी एक्शनेबल क्लेम हो तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई। ओके, और भी इसमें 2-3 टाइप के ट्रांजैक्शंस है विच आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल 3, बट वो अभी आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं किए हैं। अब जो फाइनल में आ जाओगे तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। सो शेड्यूल 3 मतलब क्या, ये ऐसे ट्रांजैक्शंस है कि जिसको हमें सप्लाई ट्रीट नहीं करना है, भले उसमें सप्लाई के ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट, still we are not going to treat these transactions as transaction of supply। ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखिए फिर से हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं हमारे। सो हमने ये देखा कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, शेड्यूल 3 में जो ट्रांजैक्शन है उसको हमको सप्लाई ट्रीट नहीं करना है। इन एडिशन टू शेड्यूल 3 गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो नोटिफाई किए हैं कि उसको आप सप्लाई मत ट्रीट करो। ये क्लॉज बी जो है ना, सच एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इसको आपको सप्लाई नहीं बोलना है। तो अंडर दिस क्लॉज बी गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड सम 4 to 5 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट इन शेड्यूल 3 बट स्टिल एडिशनली नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि उसको आप सप्लाई ट्रीट मत करो, राइट। सो वो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस है वंस हम एक बार गो थ्रू करते हैं। फर्स्ट वन, services by any activity in relation to panchayat under article 243G of the constitution or municipality under article 243W of the constitution। ओके, पंचायत मतलब ग्राम पंचायत, ओके, म्यूनिसिपालिटी मतलब उसमें म्यूनिसिपालिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड, लोकल एरिया कमेटी, ओके, ये जो सब लोकल लेवल पे काम करने वाले बॉडीज है वो सब इसमें कवर होते हैं। सो वो जो कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं ग्राम पंचायत या फिर म्यूनिसिपालिटी, उनके जो एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ कहीं पे भी सप्लाई ट्रीट नहीं होंगे। ठीक
ठीक है. सेकंड वन इज सर्विसेज बाय ऑफ ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स आर ट्रीटेड नीदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ओके, सो यू माइट हैव सीन दिस, ओके, कि बार एंड परमिट रूम, राइट, ऐसा वर्डिंग होता है. वो परमिट रूम का मतलब क्या होता है, अगर आपको लिकर का सेल करना है ना तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट. ओके, मतलब उसमें ऐसा है कि लिकर मैन्युफैक्चर के लिए अलग टाइप का लाइसेंस है. ओके, जो सिर्फ लिकर ट्रेडिंग करते हैं, मतलब सर्व नहीं करते. ओके, शॉपी जो होती है लिकर शॉपी, जिसमें आप जाके सिर्फ परचेस करते हो, ओके, वो एक अलग टाइप का लाइसेंस होता है. और जो लिकर सर्व करते हैं होटल में या फिर रेस्टोरेंट में, वो अलग टाइप का लाइसेंस होता है. ऐसे अलग अलग टाइप के लिकर ट्रेडिंग करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से. ओके, सो वो जो लाइसेंस आप गवर्नमेंट से जब लेते हो तो गवर्नमेंट आपसे लाइसेंस फी पे करवा के लेता है. ओके, सो इसमें क्या बोला है कि ये अल्कोहलिक लिकर ग्रांट करने का जो स्टेट गवर्नमेंट का एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी सप्लाई ट्रीट नहीं करना है. ठीक है, बिकॉज अल्टीमेटली दैट रेवेन्यू इज गोइंग इन द हैंड्स ऑफ whom? इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट ओनली. ठीक है. थर्ड, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स इंक्लूडिंग ट्रेन्स, बसेस, ट्रक्स, टैंकर्स, ट्रेलर्स, vessels, containers, aircrafts carrying goods or passengers or both for repairs or maintenance, except in the cases where such movement is for further supply of the same conveyance. इसका मतलब क्या है, ये जो vehicles है ना, उसका जो interstate movement होता है, ओके, फॉर एग्जांपल पुणे से इंदौर जाने वाली कोई बस है अगर, ओके, तो बस में कैसे पैसेंजर्स बैठेंगे और वो बस यहाँ से वहाँ चला जाएगा. तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बस जो है, तो बस का मूवमेंट हो रहा है ना महाराष्ट्र से कहाँ पे, एमपी में. ओके, या फिर अगर कोई ट्रक माल लेके यहाँ से दिल्ली जाता है तो ट्रक माल के साथ ट्रक भी वहाँ पे जाता है, राइट. सो इसमें क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ये मेरी एक्टिविटी है. भले मेरा व्हीकल का मूवमेंट यहाँ से वहाँ हो रहा हो, सो व्हीकल का मूवमेंट सप्लाई है क्या मेरा, नहीं है. ओके, कि व्हीकल कैसे वो यहाँ पे वहाँ से जाएगा और फिर वापस आ जाएगा. सो उन्होंने क्या बोला है, ऐसे जो व्हीकल्स है, ट्रेन या है, बसेस है, ट्रक्स है, टैंकर्स है, उनका जो इंटरस्टेट मूवमेंट होता है दैट इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई. या फिर मान लो ऐसा है कि मेरा कोई व्हीकल है, ओके, वो व्हीकल मैंने रिपेयर करने के लिए कंपनी के प्लांट में भेज दिया. सो सपोज मेरी टाटा मोटर्स की एक बस है, तो बस मेजर डैमेज हो गया, सो मैंने क्या किया, पुणे से धारवाड़ के डेपो में बस रिपेयर करने के लिए भेज दिया. तो उसमें क्या होगा कि जो बस पे जो रिपेयरिंग की एक्टिविटीज हो जाएगी दैट इज अ सर्विस, बट बस यहाँ से वहाँ जाता है वो सप्लाई है क्या, नहीं है. ओके, दैट इज व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग कि जो कन्वेंस है, व्हीकल्स का मूवमेंट हो रहा है फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट या फिर फॉर गुड्स ट्रांसपोर्ट और फिर रिपेयर्स और मेंटेनेंस, दैट इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांजैक्शन ऑफ सप्लाई. अंडरस्टूड. एक्सेप्ट, वो क्या बोल रहे हैं, अगर वो व्हीकल आप फर्दर सप्लाई करने के लिए भेज रहे हो. इसका मतलब सपोज आई एम टाटा मोटर्स, ओके, आई एम सिचुएटेड इन पुणे एंड देयर इज अ डीलर हु इज लोकेटेड इन अहमदाबाद एंड आई एम सेंडिंग व्हीकल्स टू माय डीलर शोरूम फॉर, क्यों भेज रहा हूं मैं, डीलर को फर्दर सेल करने वाला है उसका. सो ये जो एक्टिविटी है वो सप्लाई ट्रीट हो जाएगा आपका, क्योंकि आई एम मेकिंग दिस मूवमेंट फॉर फर्दर सप्लाई. अंडरस्टूड. ठीक है, तो ये जो व्हीकल्स का मूवमेंट है उसको सप्लाई नहीं बोलना है. सेकंड, से ऑन द सेम लाइंस, इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स एंड स्पेयर्स एंड ऑल गुड्स ऑन व्हील्स. गुड्स ऑन व्हील्स मतलब क्रेन, पता है आपको, क्रेन्स होते हैं मुझे सामान उठाने के लिए बड़े बड़े. ओके, वो जो क्रेन्स या फिर वो जेसीबी के मशीन्स होते हैं, देखो रोड का काम करते टाइम वो एक्सकवेटिंग करने के लिए, या फिर जो आपको पता है ना, उसको भले ही वो उसको मतलब व्हील्स लगाए हुए हैं, उसको हम व्हीकल नहीं बोलते. ओके, दैट इज इट एज मशीनरी. ओके, सो इसको बोलते हैं गुड्स ऑन व्हील्स. ओके, या फिर रिग्स, टूल्स एंड स्पेयर्स, कोई ऐसे मशीनरी का पार्ट रहेगा. ओके, उसका अगर इंटरस्टेट मूवमेंट हो रहा है, एक्सेप्ट वेयर इट इज फॉर फर्दर सप्लाई, आप उसको सप्लाई नहीं बोलोगे. ओके, सो मान लो सपोज आई एम रिसाइडिंग समवेयर इन लेट्स से पालघर डिस्ट्रिक्ट, जो गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है. ओके, और मान लो जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से 1-2 किलोमीटर में दूसरा स्टेट चालू हो रहा है, और दूसरे स्टेट में कोई एक्सीडेंट हो जाता है और मेरा क्रेन में लेके वहाँ पे जाता हूँ वो व्हीकल उठाने के लिए. तो वो क्या बोल रहे हैं, जो व्हीकल उठाने की आप सर्विस दे रहे हो दैट इज सप्लाई, बट क्रेन जो वहाँ यहाँ से वहाँ जा रहा है दैट इज नॉट सप्लाई. ओके, अंडरस्टूड. सो ये 4 टाइप के ट्रांजैक्शंस है वो गवर्नमेंट ने एडिशनली नोटिफाई किए हैं अदर देन ट्रांजैक्शंस ऑफ शेड्यूल 3, कि जिसको हम सप्लाई ट्रीट
नहीं करेंगे। अंडरस्टूड, समझ गया सबको? ओके, नाउ इफ वी want to have a bird's eye view of this entire section 7, ठीक है, सप्लाई किसको बोलना है किसको नहीं बोलना है। ओके, तो हम कैसे करेंगे देखो, सो यू कैन गेट दिस बर्ड्स आई व्यू फ्रॉम दिस चार्ट। सप्लाई है कि नहीं कैसे डिटरमाइन करेंगे? सो पहले आपको देखना है कि उसमें इंक्लूड क्या होता है। इंक्लूड क्या क्या होता है? नॉर्मली सेक्शन 7(1)(a) में जो दिया हुआ है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड, ओके, बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सो वो सब ट्रांजैक्शन इसमें कवर हो जाएंगे। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है? गुड्स या फिर सर्विस के ट्रांजैक्शन होना जरूरी है, ओके, कंसिडरेशन होना जरूरी है और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है। उसके बाद आपको क्या देखना है कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो इंक्लूड किया हुआ है सप्लाई के डेफिनेशन में। एंड थर्ड थिंग आपको क्या देखना है कि नो कंसिडरेशन नो सप्लाई इज ए जनरल रूल, बट शेड्यूल 1 ट्रांजैक्शंस आर एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। सो जो ट्रांजैक्शन शेड्यूल 1 में मेंशन हो रहे हैं, राइट, वो ट्रांजैक्शन को भले ही वो विदाउट कंसिडरेशन हो आपको सप्लाई ट्रीट करना है। और आपको देखना है कि शेड्यूल 3 में जो ट्रांजैक्शंस आ रहे हैं वो शेड्यूल 3 के ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप से क्या किया हुआ है? एक्सक्लूड किए हुए हैं, उसको हम सप्लाई नहीं बोलना है। अगर और ये देखने के बाद आपको एक मन में ऐसा आ रहा होगा तो फिर हमने शेड्यूल 1 तो देखा, शेड्यूल 3 भी देखा, व्हाट इज शेड्यूल 2? देखिए शेड्यूल 2, एक इंपॉर्टेंट बात हमने बोली थी कि शेड्यूल 2 खुद से कोई ट्रांजैक्शन को सप्लाई बोलना है कि नहीं बोलना है ये डिटरमाइन नहीं करता है। वो क्या करता है? सिर्फ क्लासीफाई करता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई का ट्रांजैक्शन हो जाता है तो फिर उसको गुड्स बोलना है कि सर्विस बोलना है, वो सिर्फ क्लासीफाई करने का रोल शेड्यूल 2 का है। इसके लिए जो देयरफॉर सप्लाई है कि नहीं है देखने के लिए कहीं भी शेड्यूल 2 हमको रेफर करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। सो सेक्शन 7 समझ में आ गया पूरा बर्ड्स आई व्यू, हमने कौन कौन से ट्रांजैक्शन कंसिडर किए हैं। देखो कोई बात अगर एक्सप्लेन आपको करना जरूरी है और भी तो बताइए मुझे, समझ में आ गया? सो दिस इज वेरी वेरी बेसिक थिंग्स। मतलब जीएसटी किस पे लेवी होगा या नहीं होगा ये अंडरस्टैंड करने के लिए हमको क्या करना है, ये डेफिनेशन पता होना और सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है क्या नहीं होता है ये देखना बहुत जरूरी है। ओके, यस, गूगल मीट पे वो जो ज्वाइन हुए हैं उनको कुछ डाउट्स हैं? ओके, ठीक है। सो दिस इज व्हाट सप्लाई इज, ओके, अंडरस्टूड। नाउ इस सप्लाई में ही और दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ओके, सो व्हाट आर दीज कंसेप्ट्स, लेट्स ट्राई टू एनालाइज। देखिए जीएसटी में ऐसा है, कोई भी ट्रांजैक्शन पे टैक्स कैसे लेवी होगा या फिर लेवी होगा या नहीं लेवी होगा, ये जब आपको देखना है तो हमको क्या करना चाहिए, यू मस्ट बी एबल टू मेक द डिसेक्शन ऑफ दैट ट्रांजैक्शन। डिसेक्शन पता है ना, बायोलॉजी वाले लोग करते हैं। ओके, मतलब आपको वो ट्रांजैक्शन के अलग अलग से पार्ट कौन कौन से हैं, उस हर एक का इम्प्लीकेशन क्या क्या है, ये अगर आप अच्छे से कर पाओगे ना, देन ओनली यू विल बी एबल कि जीएसटी कैसे अप्लाई होगा नहीं होगा, या फिर उसके जो अगर बाकी के लीगल रिपरकशंस हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी हैव टू डू डिसेक्शन ऑफ सम ट्रांजैक्शंस, और उसके बेस पे हमको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जीएसटी में डिस्कस करना है। सो आई हैव पुट 2 ट्रांजैक्शंस बिफोर यू। ओके, पहला ट्रांजैक्शन, सबसे पहला ये वाला जो है ना, वो लड्डू जो दिख रहे हैं, ओके, वो ट्रांजैक्शन क्या है देखो। सपोज आई गो टू अ स्वीट मार्ट, ओके, काका हलवाई के स्वीट मार्ट में मैं जाता हूँ और मुझे कुछ लड्डू परचेस करने हैं। ओके, सो व्हाट हैपन्स कि आई परचेज दो स्वीट्स, ओके, सब मान लो 1 किलो स्वीट्स मैंने परचेज की। सो व्हाट दैट शॉप वाला विल डू, 1 kg स्वीट्स मान लो लड्डू ले लिया, फिर गुलाब जाम ले लिए, वॉट एवर। ओके, सो व्हाट ही विल डू, ही विल पैक दोट स्वीट्स इन दैट बॉक्स, ओके, एंड ही विल गिव इट टू मी। इट इज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्या हुआ, मैंने स्वीट मार्ट में जाके स्वीट्स परचेज किए, उसने वो स्वीट्स एक बॉक्स में पैक किया और मुझे दे दिए। ओके, या फिर ऐसा भी कुछ कुछ जगह पे होता है कि अगर आपको कुछ स्पेशल पैकिंग करके लेना है तो वो अलग से चार्जेस लेते हैं आपसे।
ओके एक्सपोर्ट पैकिंग चितड़े बंधु केस में देखा होगा, एक्सपोर्ट पैकिंग रहेगा तो अलग से चार्जेस रहता है, ओके सॉर्ट ऑफ दैट। सो उसने क्या किया, वो स्वीट्स पैक करके बॉक्स में पैक किया और मुझे दे दिया, दैट इज अ फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है। और सेकंड ट्रांजैक्शन ऐसा है, सपोज यू विजिट अ मैकडी और आपने मील ऑर्डर किया, तो उसमें क्या एक कोक आता है, फ्राइज आते हैं और बर्गर आता है, राइट। सो ये एक ट्रांजैक्शन है, अंडरस्टूड, समझ में आ गया दोनों ट्रांजैक्शन में। सो आपको ठीक से बारीकी से ट्रांजैक्शन की तरफ देखना है। इन ट्रांजैक्शंस में देर इज सम सिमिलैरिटी एंड देर इज सम डिफरेंस ऑल्सो, ओके। सिमिलैरिटी क्या है वो आपको बताना है, डिफरेंस क्या है ये भी अगर आप बता सकते हो तो बताना है, ठीक है। एक सिमिलैरिटी है कि ये दोनों खाने के आइटम्स है, वो मत बताओ, ठीक है। सो व्हाट इज द सिमिलैरिटी इन दिस टू ट्रांजैक्शंस, कैन एनीवन टेल मी? Okay, in both there is a supply of goods. Any other similarity? देखो ठीक से देखो, यस ऑनलाइन जो ज्वाइन हुए वो भी बताएगा तो चलेगा, क्या सिमिलरिटी है इसमें? ठीक है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ जीएसटी तो एप्लीकेबल है, दैट इज ओके। एज अ ट्रांजैक्शन करके इसमें आपको कुछ पिक्युलरिटी नजर आ रही है क्या? देखो ओके ठीक है, बट अगेन कुछ और देखो, ठीक से देखो, हाँ बोलो। मील पैक करके नहीं, तो देखो मील में मैंने टेक अवे में ले लिए तो वो भी पैक करके आए, हाँ ठीक है। सो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट आई वांट मोर प्रिसाइज आंसर। यस देखिए ऐसा है, जब मैं मील परचेज करता हूँ, ओके, सो मुझे सिर्फ एक ही टाइप का गुड्स मिलता है या एक से ज़्यादा टाइप के गुड्स मिल रहे हैं? एक से ज़्यादा मिल रहे हैं, फ्राइज, बर्गर एंड कोक, राइट। ये मील में ये हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, लड्डू के केस में मुझे एक ही गुड्स मिल रहा है कि एक से ज़्यादा गुड्स मिल रहे हैं? एक ही गुड्स पक्का। सो पैकिंग बॉक्स इज नॉट अ डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स, नहीं है ना? सो आई एम गेटिंग स्वीट्स एंड आई एम गेटिंग पैकिंग बॉक्स ऑल्सो, अंडरस्टूड? हाँ ओके ठीक है, नहीं एक्चुअली दैट इज नॉट फ्री, द प्राइस इज इंक्लूडेड इन द स्वीट्स। मतलब इसमें क्या हो रहा है देखो, कि स्वीट्स एंड पैकिंग बॉक्स ये दो गुड्स मुझे मिल रहे हैं, या फिर सेल करते वक्त वो दो गुड्स मुझे दे रहा है। सिमिलरली जब मैं मील परचेज कर रहा हूँ तो उस टाइम पे भी मुझे बर्गर, फ्राइज और कोक तीन गुड्स एक साथ, मतलब ये दोनों ट्रांजैक्शन में सिमिलरिटी ऐसी है कि वेन एवर आई एम बाइंग दोज गुड्स आई एम गेटिंग more than one goods at a time, understood? This is a similarity, this is a similarity कि मुझे मतलब सेल करने वाला भी मुझको एक साथ ही एक से ज़्यादा गुड्स दे रहा है, राइट। बट दिस इज सिमिलरिटी, बट डिफरेंस इसमें ऐसा है कि मुझे आप बोलो कि जब मैं पैकिंग मतलब मैं स्वीट्स परचेस करता हूँ तो व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दैट सेलर? Is he going to sell me sweets or is he going to sell me packing box? He is going to sell me sweets. इसका मतलब ऐसा है कि स्वीट का सेल करना इज अ मेजर और इज अ प्रिंसिपल एक्टिविटी एंड पैकिंग बॉक्स इज समथिंग विच इज एंसिलरी टू दैट, अंडरस्टूड? ऐसा कुछ आप
इस कॉम्बिनेशन में बर्गर, फ्राइज और कोक के कॉम्बिनेशन में ऐसा आप कहीं पे डिफाइन कर सकते हो कि इसमें प्रिंसिपल कौन सा है और एंसिलरी क्या है? यू कैन नॉट डिफाइन, राइट ना? यू कैन नॉट डिफाइन ना. ओके, सो इन केस ऑफ स्वीट्स दिस हैपन्स कि स्वीट्स का सेल इज अ प्रिंसिपल सप्लाई एंड पैकिंग बॉक्स जो मुझे मिल रहा है दैट इज एंसिलरी टू द मेन सप्लाई. ओके, और इसमें ऐसा है कि फ्राइज, कोक और बर्गर में प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है, एंसिलरी सप्लाई कौन सा है, ये आप डिफाइन कर सकते हो क्या? आप डिफाइन नहीं कर सकते. तो अब हमको ऐसे ट्रांजेक्शन के बारे में बोलना है कि जहां पे एक से ज्यादा गुड्स या सर्विसेज एक साथ सप्लाई होते हैं. अंडरस्टूड? वेयर टू और मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड टुगेदर, देन हाउ टू ट्रीट दैट ट्रांजेक्शन अंडर जीएसटी. ठीक है, अब मतलब ऐसा है कि मान लो लड्डू पे 18% से जीएसटी आता है और पैकिंग बॉक्स पे 5% से आता है. सो हाउ यू विल बाइफरकेट ट्रांजेक्शन? प्राइस तो मैं एक ही चार्ज कर रहा हूं, तो फिर 5% किस पे लगाना है और 18% किस पे लगाना है? अंडरस्टूड? या फिर जब मान लो कोक को 28% से जीएसटी है, फ्राइज को 5% से है और बर्गर को 12% से है, तो ये अगर एक साथ एक ही प्राइस पे सेल हो रहे हैं, राइट, तो व्हाट शुड बी द रेट ऑफ जीएसटी विच शुड बी चार्ज ऑन दैट ट्रांजैक्शन? ओके, दैट इज अ क्वेश्चन. सो ऐसे ट्रांजैक्शन के बारे में स्पेशल प्रोविजन जीएसटी लॉ में दिए हुए हैं. लेट्स टेक सम अनदर एग्जांपल. ना, सपोज मैं यहाँ से पुणे से दिल्ली का फ्लाइट का टिकट लेता हूँ और उसमें मील्स इंक्लूडेड है, राइट. सो मुझे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की सर्विस भी मिल रही है और मील्स भी मिल रहे हैं, फूड भी मिल रहा है. सो इसमें आप बोलो कि मेन ट्रांजैक्शन कौन सा है, फूड सप्लाई का है या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का है? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज अ मेन एक्टिविटी एंड व्हाट इज हैपनिंग, मील्स आर एंसिलरी टू दैट. या फिर मान लो आप कहीं पे बाहर किसी सिटी में जाते हो और कोई लॉज लेके स्टे करते हो, नॉर्मली ब्रेकफास्ट इज इंक्लूडेड विथ स्टे, राइट. ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो उसमें क्या है, प्रोविजन ऑफ अकोमोडेशन सर्विस इज मेन एक्टिविटी एंड ब्रेकफास्ट इज एंसिलरी. या फिर मैं अगर ये मोबाइल ले लेता हूँ, लेट्स से 20,000 को ये मोबाइल मैंने परचेज किया, तो उसके साथ वारंटी आता है 1 साल का, तो वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट आता है क्या? आपको नहीं आता है. मोबाइल के प्राइस में वारंटी का भी चार्जेस इंक्लूडेड रहता है. ओके, सो इसमें कैसा है कि मोबाइल का सेल ये प्रिंसिपल एक्टिविटी है और वारंटी इज एंसिलरी. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आप लोगे तो ऐसा ही होगा. ठीक है, अंडरस्टूड? सो ये जो ट्रांजैक्शन है हमें इसको ऐसे तरीके से बाइफरकेट करना है कि पहले आप देखो कि जहां पे भी 2 और मोर गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड टुगेदर, ऐसा हो रहा है क्या? ओके, अगर हो रहा है तो इसमें आप प्रिंसिपल एंसिलरी का रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हो क्या? वो आपको देखना है. Okay, or on this basis there are 2 concepts under GST. One is called composite supply and second is called mixed supply. फर्स्ट को क्या बोलना है, एक टाइप को कंपोजिट सप्लाई बोलना है और दूसरे ट्रांजैक्शन को क्या बोलना है, मिक्स्ड सप्लाई बोलना है. सो ये जो स्वीट्स प्लस पैकिंग ये जो एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ कंपोजिट सप्लाई. एंड मैकडी का मील ये जो एग्जांपल है दैट इज एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड सप्लाई. Okay, now let's see the definition. What is composite supply? See, composite supply means a supply made by a taxable person to a recipient and comprises of 2 or more taxable supplies of goods or service or both in or any combination thereof. Okay, or just a minute. हॅलो, नाही ना, झालं, जॉईन झालो. येस, सो वन सप्लाय, so composite supply means a supply made by a taxable person to a recipient and comprises of 2 or more taxable supplies, okay, of goods or service or both or any combination thereof, which are naturally bundled, okay, which are naturally bundled and supplied in conjunction with each other in the ordinary course of business and one of which is a principal supply. अगर ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हो
तो आपको उस कॉम्बिनेशन को कंपोजिट सप्लाई बोलना है. सो वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट टैक्सेबिलिटी ऑफ दैट कॉम्बिनेशन. ओके, सो कैसा है कि 2 or more taxable goods or services are supplied together. Okay, and these 2 or more goods or services are naturally bundled with each other. Naturally bundled बोले तो इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वो एक साथ दिए जाते हैं या फिर एक दूसरे से वो नेचुरली रिलेटेड है. जैसे कि स्वीट्स एंड पैकिंग बॉक्स नेचुरली बंडल्ड, अकोमोडेशन एंड ब्रेकफास्ट नेचुरली बंडल्ड, मोबाइल एंड बैटरी नेचुरली बंडल्ड, मोबाइल एंड वारंटी नेचुरली बंडल्ड. ओके, या फिर फ्लाइट का टिकट मतलब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और मील्स आर नेचुरली बंडल्ड. ओके, सो ऐसा अगर होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा कुछ गुड सर्विस एक साथ सप्लाई हो रहे हैं और वो जो है वो नेचुरली बंडल्ड है एक दूसरे से. ओके, एंड उसमें से एक सप्लाई जो है वो प्रिंसिपल सप्लाई है और दूसरा जो है वो एंसिलरी है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री है. ऐसा अगर उस कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है ऐसा रिलेशन, तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे. ठीक है, और इसमें प्रिंसिपल सप्लाई किसको बोलना है कि मींस द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विच कॉन्स्टिट्यूट्स द प्रिडोमिनेंट एलिमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई. ओके, विच कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट? प्रिडोमिनेंट एलिमेंट. सो हमारे इसमें स्वीट का सप्लाई इज अ प्रिडोमिनेंट एलिमेंट, राइट? या फिर मोबाइल प्लस वारंटी में सेल ऑफ मोबाइल इज अ प्रिडोमिनेंट एलिमेंट. ऐसा बोल सकते हो कि मोबाइल नहीं लूंगा, सिर्फ मुझे वारंटी दो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना. सो मोबाइल का सेल इज अ प्रिडोमिनेंट सप्लाई एंड वारंटी इज व्हाट? इट इज एंसिलरी. सिमिलरली ओके, व्हाट हैपेंस कि जैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और मील्स में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज अ प्रिंसिपल सप्लाई एंड मील्स इज अ कॉम्प्लीमेंट्री. अकोमोडेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट में अकोमोडेशन इज अ प्रिंसिपल सप्लाई एंड that is a predominant element of that combination. So ऐसा अगर उस ट्रांजैक्शन में प्रेजेंट है तो हम उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे? कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे. अंडरस्टूड? कंपोजिट सप्लाई किसको है कि 2 or more goods and services are supplied together. These 2 or more goods or services are naturally bundled and उसमें से एक सप्लाई है जो प्रिंसिपल सप्लाई है, दूसरा जो है वो एंसिलरी है. ठीक है, अब देखो मैगडी के मिल का जो कॉम्बिनेशन है उसमें आर वी गोइंग टू फाइंड दिस 2 or more टैक्सेबल सप्लाईज है क्या? है, ठीक है, पर वो नेचुरली बंडल्ड है क्या? दे नीड नॉट बी नेचुरली बंडल्ड ना. फ्राइज, बर्गर एंड यू के वो आप अलग अलग से भी ले सकते हो, नेचुरल बंडल्ड नहीं है. और भले वो नेचुरल बंडल्ड हो भी, फिर भी उसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई और दूसरा एंसिलरी सप्लाई, ऐसा आप बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते. अंडरस्टूड? सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर उस कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हो तो आप उसको क्या बोलेंगे? कौन सा सप्लाई बोलेंगे? कंपोजिट सप्लाई बोलेंगे. ठीक है, और अगर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड सप्लाई बोलेंगे. ओके, सो लेट्स टेक एग्जांपल. व्हाट इज नेचुरली बंडल्ड? ओके, ये हमको अंडरस्टैंड करना जरूरी है. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज नेचुरली बंडल्ड किसको बोलना है, ये कहीं पे भी लॉ में डिफाइन नहीं किया है. ओके, बट कॉमन पार्लेंस में आपको वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी. देयर आर सम ऑफ द टेस्ट्स विच यू कैन अप्लाई. सो ये टेस्ट जो है वो इंडिकेटिव नेचर के हैं, ये कंक्लूसिव नेचर के टेस्ट नहीं है. कौन कौन से? व्हाट इज द परसेप्शन ऑफ द कंज्यूमर ऑफ सर्विस. ओके, जैसे मैं स्वीट्स ले रहा हूँ तो मेरा परसेप्शन क्या है? मैं स्वीट्स परचेस कर रहा हूँ, आई एम नॉट परचेसिंग पैकिंग बॉक्स. अंडरस्टूड? ठीक है, तो मेरा इसका मतलब वो स्वीट्स और पैकिंग ये क्या होगा? नेचुरली बंडल. जैसे मोबाइल फोन इज ऑलवेज सोल्ड विद बैटरी. ओके, अभी तक तो ऐसा, जस्ट अ मिनट, किसी ने किया नहीं है आई थिंक. अरे यार, गूगल मीट में कुछ प्रॉब्लम है. जस्ट अ मिनट ना. गुगल मीटला बघता खूप प्लीज जॉईन करून कोणीतरी. मी दिसतोय का नाही दिसत आहे? ओके ओके, ठीक है. सो मोबाइल जब मैं परचेस करता हूँ तो मेरा परसेप्शन क्या है? जब मोबाइल के साथ बैटरी भी आने वाला है. ओके, अभी तक एप्पल ने भी ऐसा प्रैक्टिस चालू नहीं किया है कि मोबाइल अलग से बेचना है, बैटरी अलग से बेचना है. चार्जर दे हैव स्टार्टेड और सभी अब उसको फॉलो कर रहे हैं. बट बैटरी एंड मोबाइल इज ऑलवेज सोल्ड टुगेदर. सो व्हाट इज माय परसेप्शन व्हेन आई एम परचेसिंग मोबाइल? आई विल गेट बैटरी ऑल्सो विद दैट, राइट? सो व्हाट इज दिस? ये नेचुरली बंडल्ड है.
क्योंकि मेरा परसेप्शन, कंज्यूमर का परसेप्शन क्या है। सेकंड, मेजॉरिटी ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ बिजनेस प्रोवाइड सिमिलर बंडल ऑफ सर्विसेज, जैसे कि अकोमोडेशन और ब्रेकफास्ट। ओके, इट्स अ ट्रेड प्रैक्टिस टू प्रोवाइड दिस सर्विसेज टुगेदर। मतलब अकोमोडेशन अगर है तो ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री देना, इट इज अ वेरी सेट ट्रेड प्रैक्टिस। मतलब वो उस टाइप के बिजनेस में डील करने वाले बहुत सारे लोग जो है ये ऐसा करते हैं। ओके, तो दैट कैन बी अ टेस्ट कि उसको नेचुरली बंडल बोलना है कि नहीं बोलना है। थर्ड वन, व्हाट इज द नेचर ऑफ वेरियस सर्विसेज, उस बंडल में जो सर्विसेज है उसका नेचर क्या है। जैसे कि पैकिंग एंड स्वीट्स आर नेचुरली बंडल्ड, उसका नेचर ही ऐसा है, राइट। या फिर अगेन मील जो सर्व किया जाता है इन फ्लाइट के टिकट में, जैसे नेचुरली वो टाइप ऑफ सर्विस ऐसा ही है कि मान लो अगर फ्लाइट में मुझे खाना कुछ चाहिए तो मैं ले नहीं सकता कहीं से, तो मुझे फ्लाइट कंपनी से देगी वही लेना पड़ेगा। सो उसका मतलब कैसा है कि वो व्हाट इज द नेचर ऑफ दोज सर्विसेज, सो दैट कैन बी ए क्राइटेरिया। बट सो दीज आर द इलुस्ट्रेटिव इंडिकेटर्स, मतलब नॉर्मली वो एज अ वन पैकेज ये करते हैं, क्या एडवर्टाइज किया जाता है। या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स आर नॉट अवेलेबल सेपरेटली, ये टेस्ट ठीक है मतलब, लेकिन ऐसा हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। या फिर अकोमोडेशन ब्रेकफास्ट में ये टेस्ट आप नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट तो अलग से अवेलेबल हो भी सकता है कहीं पे भी। ओके, सो दीज आर सम इंडिकेटिव टेस्ट। ये टेस्ट अप्लाई करके आपको देखना है कि वो नेचुरली बंडल्ड है क्या। वो कंपोजिट सप्लाई होने के लिए वो नेचुरली बंडल्ड होना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो नेचुरली बंडल्ड है तो फिर उसमें देखो कि उसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है और एंसिलरी कौन सा है। अगर ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो ही उसको आप कंपोजिट सप्लाई बोलोगे, अदरवाइज आप उसको क्या बोलोगे, मिक्स सप्लाई ऐसा बोलेंगे, ठीक है। सो एग्जांपल्स देखो कंपोजिट सप्लाई के, देखो ए मैन्युफैक्चरर्स रिलेटेड into a contract with B Limited for supply of ready-made shirts packed in a designer boxes at B Limited's outlet. Further, A manufacturers would also get them insured during the transit. In this case, supply of goods, packing material, transport and insurance is a composite supply, wherein supply of goods is principal supply. क्या बोला है उसने कि अगर कोई कपड़ों की शोरूम है तो मेरे शोरूम में जो शर्ट्स मुझे सेल करने हैं उसको स्टिचिंग करने का कॉन्ट्रैक्ट में किसी पार्टी को दे देता हूँ, उसको मैं क्या बोलते हैं, आप शर्ट स्टिच करो, वो हमारे कंपनी वाले जो डिज़ाइनर पैकिंग बॉक्स है उसमें पैक करो, ओके, ट्रांसपोर्टेशन भी आप ही अरेंज करो, इंश्योरेंस भी आप ही अरेंज करो, और डायरेक्टली मेरे शोरूम में वो गुड्स डिलीवर करो। तो उसमें क्या है, सप्लाई ऑफ शर्ट से प्रिंसिपल सप्लाई है, और उसके साथ जो दिए हुए है क्या पैकिंग का है, इंश्योरेंस है या फिर ट्रांसपोर्टेशन है, वो एंसिलरी आइटम्स है। ओके, सो उसमें ये कैसा होगा कि सप्लाई ऑफ शर्ट्स इज द प्रिंसिपल सप्लाई एंड ऑल रिमेनिंग आर ancillary. So this is example of what, composite supply. Okay, understood? ये समझ रहे हो आप composite supply किसको बोलना है। देखो, when a consumer buys a television set and he also gets mandatory warranty and maintenance contract with the TV, this supply is composite supply. In this supply, supply of TV is the principal supply, warranty and maintenance services are ancillary. हम जब गाड़ी लेते तो भी ऐसा ही होता है ना, 2 सर्विसिंग फ्री रहते हैं, 3 सर्विसिंग फ्री रहते हैं। सो वो गाड़ी के साथ आने वाले ये है, मतलब गाड़ी का सप्लाई इज अ प्रिंसिपल, ऑल अदर थिंग्स आर एंसिलरी। Similarly, a travel ticket from Mumbai to Delhi may include service of food being served on board, free insurance and the use of airport lounge. ये ऐसा होता है बहुत टाइम कि जब आप कोई भी फ्लाइट का टिकट निकालते हो तो आपको उसमें मील्स कवर होता है, उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस भी बहुत टाइम कवर किया जाता है, या फिर आपको एयरपोर्ट का लाउंज एक्सेस भी दिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको फ्लाइट का टिकट इज अ प्रिंसिपल सप्लाई एंड ऑल अदर थिंग्स आर एंसिलरी। सो इसमें देखो प्रिंसिपल और एंसिलरी का रिलेशनशिप है क्या, तो है। अगर ये सर्विसेज नेचुरली बंडल्ड है क्या एक दूसरे से, तो है ऑब्वियसली, ठीक है। सो ऐसा अगर कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट हो तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, इट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ व्हाट, ट्रांजैक्शन ऑफ कंपोजिट सप्लाई। अंडरस्टूड। और मिक्स सप्लाई क्या है कि जहाँ पे 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज और एनी कॉम्बिनेशन इज मेड इन कंजंक्शन विद ईच अदर फॉर अ सिंगल प्राइस, बट दैट इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। मतलब ये सिमिलरिटी क्या है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई में कि 2 या 2 से ज़्यादा गुड्स या सर्विस एक साथ सप्लाई हो रहे हैं एज अ कॉम्बिनेशन, राइट। अगर उसमें वो प्रिंसिपल एंसिलरी वाला रिलेशनशिप एंड नेचुरली बंडल्ड वाला रिलेशनशिप प्रेजेंट है तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ ट्रांजैक्शन ऑफ कंपोजिट सप्लाई। अगर वो कंपोजिट सप्लाई का ट्रांजैक्शन नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, मिक्स सप्लाई वाला ट्रांजैक्शन है। अंडरस्टूड। कंपोजिट सप्लाई क्या है और मिक्स सप्लाई क्या है, ठीक है। मिक्स सप्लाई की एग्जांपल्स देखो, सप्लाई ऑफ पैकेज कंसिस्ट ऑफ कैन फूड, स्वीट्स, चॉकलेट्स, केक्स, ड्राई फ्रूट्स, एरेटेड ड्रिंक एंड फ्रूट जूसेस।
ओके ऐसा कोई मैंने गिफ्ट हैम्पर बनाया और दे दिया किसी को, सो इसमें नेचुरली बंडल्ड कुछ है क्या? कुछ नहीं है, राइट ना। सब गुड्स जो है वो अलग अलग से है, उसमें से एक प्रिंसिपल दूसरा एंसिलरी ऐसा है क्या? नहीं है, राइट। सो इसको हम मिक्स सप्लाई बोल पाएंगे, सॉरी कंपोजिट सप्लाई बोल पाएंगे क्या? नहीं बोल पाएंगे। तो फिर उसको क्या बोलने वाले हैं? मिक्स सप्लाई बोलने वाले हैं। अंडरस्टूड? या फिर देखो, शॉपकीपर सेलिंग स्टोरेज वाटर बॉटल्स अलॉन्ग विथ रेफ्रिजरेटर। तो मैं क्या कर रहा हूँ? पानी के बॉटल सेल करूँ, उसके साथ रेफ्रिजरेटर भी सेल कर रहा हूँ, तो ये कॉम्बिनेशन नेचुरली बंडल नहीं है। नॉट नेसेसरली कि मुझे कोल्ड करके ही वो वाटर सेल करना पड़ेगा, नॉर्मल बॉटल्स में मैं सेल कर सकता हूँ। या फिर रेफ्रिजरेटर और बॉटल में एक प्रिंसिपल एक एंसिलरी ऐसा है क्या? नहीं है। तो फिर इसको हम कंपोजिट सप्लाई नहीं बोलेंगे, तो फिर वो क्या जो हो जाएगा? मिक्स सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। या फिर हाउस गिवन ऑन रेंट थ्रू अ सिंगल रेंट डीड, वन फ्लोर विच इज टू बी यूज फॉर रेसिडेंस एंड अदर फ्लोर फॉर प्रिंटिंग प्रेस। तो कैसा है कि मेरा एक प्रॉपर्टी है 2 फ्लोर वाला, तो मैंने क्या किया, वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी किसी को रेंट पे दे दिया। फॉर एंटायर प्रॉपर्टी आई एम चार्जिंग ए सिंगल रेंट, लेकिन इसमें ऐसा है कि ग्राउंड फ्लोर पे रेसिडेंशियल इसके लिए है और फर्स्ट फ्लोर पे उसको प्रिंटिंग प्रेस डालना है, उसके लिए दिया हुआ है। सो दोनों अलग अलग सर्विस है ना, एक है तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का रेंट का सर्विस है, दूसरा है वो कमर्शियल रेंटिंग का सर्विस है। भले वो मैं एक ही रेंट पे चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रिंसिपल और एंसिलरी ऐसा कुछ है क्या? कर सकते हो उसमें आप? नहीं कर सकते। तो ये एग्जांपल कैसा हो जाएगा? मिक्स सप्लाई का हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आपको कंपोजिट सप्लाई क्या है और मिक्स सप्लाई क्या है? अंडरस्टूड? तो ये क्यों डिस्कस किया हमने? क्योंकि उसके ऊपर उस ट्रांजैक्शन का टैक्स स्टेटमेंट डिपेंडेंट है। ओके, सो व्हाट सेक्शन 8 सेज कि द टैक्स लायबिलिटी ऑन अ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। A composite supply comprising of 2 or more supplies, one of which is a principal supply, shall be treated as supply of such principal supply. So क्या बोल रहे हैं? अगर 2 या 2 से ज़्यादा गुड सर्विस एक साथ सप्लाई हो रहे हैं, ओके, और अगर वो कंपोजिट सप्लाई का ट्रांजैक्शन है, तो उसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई है, वो जो प्रिंसिपल सप्लाई का जो नेचर है, वो पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन का नेचर है, ऐसा आप ट्रीट करो। मतलब स्वीट्स एंड पैकिंग बॉक्स का अगर एग्जांपल हम ले लेते हैं, सो मान लो स्वीट्स के ऊपर 12% से टैक्स है और पैकिंग मटेरियल पे 18% से टैक्स है, तो उसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है? स्वीट्स का सप्लाई प्रिंसिपल है। सो उसमें ऐसा हो जाएगा कि स्वीट एंड पैकिंग ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन वो स्वीट का सप्लाई ऐसा ट्रीट होगा, और स्वीट और पैकिंग दोनों पे भी प्रिंसिपल सप्लाई के रेट से टैक्स चार्ज होगा, मतलब 12% से टैक्स चार्ज होगा। अंडरस्टूड? क्या रिपरकेशन प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शन पे इसका आता है? या फिर अकोमोडेशन प्लस योर ब्रेकफास्ट ऐसा है, मान लो ब्रेकफास्ट पे 5% से टैक्स है और अकोमोडेशन पे 12% से है, तो पूरा कॉम्बिनेशन 12% से टैक्स हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? वो प्रिंसिपल सप्लाई ही पूरे के पूरे सप्लाई का नेचर है, ऐसा आप ट्रीट करेंगे। समझ गए? और मिक्स सप्लाई में क्या होता है? मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ 2 और मोर सप्लाईज शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ दैट पर्टिकुलर सप्लाई दैट अट्रैक्ट्स हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स। लेकिन अगर वो मिक्स सप्लाई है, तो उस कॉम्बिनेशन में हाईएस्ट टैक्स रेट एप्लीकेबल होने वाला गुड्स कौन सा है, उस रेट से पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन टैक्स हो जाएगा। सो फ्राइज, बर्गर और कोक के एग्जांपल में अगर कोक का रेट है 28%, ओके, फ्राइज पे 5% एंड लेट्स से बर्गर पे 12%, सो हाईएस्ट रेट कौन सा है इसमें? 28% है कोक वाला। सो तीनों को तीनों आइटम पे 28% से टैक्स हो जाएगा। समझ गया कैसा है? मिक्स सप्लाई में क्या है? उस कॉम्बिनेशन में हाईएस्ट रेट से कौन सा टैक्स चार्ज हो रहा है वो देखो, और वो हाईएस्ट रेट पूरे के पूरे कॉम्बिनेशन को आप अप्लाई करो। एंड अगर कंपोजिट सप्लाई रहेगा तो क्या होगा? आपको देखना है कि मिक्स सप्लाई, सॉरी, उस कॉम्बिनेशन में प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है, और प्रिंसिपल सप्लाई जो है वही पूरे कॉम्बिनेशन का नेचर है, ऐसा आपको ट्रीट करना है। और प्रिंसिपल सप्लाई के रेट से ही पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन आपका क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके, कैसा है? व्हाट इज कंपोजिट एंड व्हाट इज मिक्स? प्रॉपर्ली अंडरस्टूड हो गया सबको? ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग कंसेप्ट ऑफ सप्लाई। ओके, आपके बुक में देर आर सम क्वेश्चंस, ओके, जो मॉडल में दिए हुए हैं। तो एक बार अगर आज ये चैप्टर पूरा हो जाता है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टडी, और हम नेक्स्ट सैटरडे को जब आएंगे तब हम तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट वाला चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, सो ऐसा हम नेचुरली कर देंगे, क्योंकि टू दैट एक्सटेंट मतलब आपका स्टडी भी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। सो ये समझ में आ गया क्या है कंपोजिट सप्लाई
एंड मिक्स सप्लाई मतलब अंडरस्टूड, ठीक है। सो हमने सप्लाई किसको बोलना है ये देखा है, ओके उसमें क्या क्या आता है, उसमें उसका पूरा डेफिनेशन डिटेल में हमने इसमें स्टडी किया, ठीक है। शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, 3 शेड्यूल्स हमने डिस्कस किए। फिर हमने मिक्स सप्लाई क्या है, कंपोजिट सप्लाई क्या है, ये भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो इतने सब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके मॉड्यूल में कहीं के भी जब चैप्टर के स्टार्टिंग में डेफिनेशंस दिए हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। सो जो रिलेवेंट डेफिनेशंस हैं वो उस टाइम पे हम कवर करेंगे। सो वी आर नॉट गोइंग कि हर एक डेफिनेशन वर्ड बाय वर्ड हम पढ़ते हैं, ठीक है। जितना रिलेवेंट है वो उस टॉपिक के साथ ही हम जैसे गुड्स का और सर्विस का डेफिनेशन हमने उसके साथ डिस्कस किया, ऑन सिमिलर लाइंस वी विल डिस्कस ऑल दिस डेफिनेशंस, ओके, व्हेनेवर रिक्वायर्ड, ठीक है। ये अंडरस्टूड। सप्लाई किसको बोलना है, सप्लाई का इंपॉर्टेंस क्या है जीएसटी में, ये टैक्सेबल इवेंट है। सो अगर ट्रांजैक्शन सप्लाई ट्रीट होता है तो ही उस ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको जीएसटी लेवी करना है, अदरवाइज उसके ऊपर जीएसटी आपको लेवी नहीं करना है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर जो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई ये कंप्लीट हो जाता है, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम इमीडिएटली, आपका लंच ब्रेक कितने बजे होता है, 2 बजे, ओके। सो नेक्स्ट चैप्टर जो है थर्ड चैप्टर चार्ज ऑफ जीएसटी, दैट वी विल स्टार्ट इमीडिएटली, ठीक है। यस, गूगल मीट पे जो ज्वाइन हुए हैं आप एक बार इस मीट से एग्जिट करो, क्योंकि नए चैप्टर के लिए मैं फिर से अलग से मीटिंग स्टार्ट करूंगा, ओके। सो प्लीज एग्जिट एंड अगेन ज्वाइन यूजिंग दैट लिंक।